आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च। तो जिन बच्चों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन शेष बचे हुए हैं और आज तारीख हो गई है 26 फरवरी। तो 1 मार्च से पहले आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज की इस क्लास में जीकेजीएस और जनरल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आपको करना क्या है, क्लास को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कोशिश कीजिएगा कि इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में दे। और टोटल मैं आप लोगों के सामने 80 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 80 में आप लोगों को 70 क्वेश्चंस के सही जवाब देने, यानी टारगेट आज का रहेगा 70 क्वेश्चंस का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक युद्ध की स्थिति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, सभी देशों को समान अधिकार देना। राष्ट्रीय यूएन गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी पीडीएफ आपको देखिए टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में प्रत्येक सदस्य देश को कितनी मतों का अधिकार है। 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट या 5 वोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में प्रत्येक सदस्य देश को 1 वोट मत का अधिकार है। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। तीसरा प्रश्न देखोगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 4, 5, 6 या 7। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या है कुल 5। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस चौथा प्रश्न देखोगा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन कब किया था। 2000, 2005, 2010 या 2015। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन वर्ष 2005 में किया था। तो वर्ष 2005 ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है भाई। न्यूयॉर्क अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है। पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन इंग्लैंड, वेना ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। पेरिस फ्रांस, द हेग नीदरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, लंदन इंग्लैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है। वैश्विक शांति बनाए रखना, देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, युद्ध रोकने के लिए सहयोग बढ़ाना, देशों के बीच मतभेद सुलझाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य उद्देश्य है देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, बी है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना, सी है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, डी है पर्यावरण संरक्षण।
यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा रहेगा यूरोपीय संघ ईयू का गठन कब हुआ था? 1957, 1965, 1973, 1992। यूरोपीय संघ ईयू का गठन हुआ था वर्ष 1957 में। तो वर्ष 1957 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो मुख्यालय है ना जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 12वां प्रश्न देखेगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन इंग्लैंड। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो वियना ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। G7 ग्रुप ऑफ 7 के सदस्य कौन कौन है? G7 ग्रुप ऑफ 7 के सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन। तो वी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? यूथार्ड, ट्रिगवेली, कुटी, वैनकमून। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। ट्रिगवेली। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ट्रिगवेली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस अर्थ डे जो है ना 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस प्रशांत महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कौन सा देश इस्तांबुल शहर से होकर गुजरता है जो एशिया और यूरोप के बीच बसा हुआ? तुर्की, रूस, ग्रीस या इटली। देखिए तुर्की शहर जो है ना ये इस्तांबुल से होकर गुजरता है जो एशिया और यूरोप के बीच बसा हुआ है। तो तुर्की ऑप्शन नंबर ए जो है तुर्की इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न देखेगा कौन सा महासागर विश्व का सबसे छोटा सबसे उथला है? आर्कटिक महासागर, भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर जो कि विश्व का सबसे छोटा और सबसे उथला है। आर्कटिक महासागर ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस सही हो जाएगा। 19वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 19वां प्रश्न देखोगा। 19वां प्रश्न हमारा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रानीखेत, गौमुख, हरिद्वार, बद्रीनाथ। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 20वां प्रश्न हमारा रहेगा हिमालय पर्वत की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए अगर आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने 2000 प्रश्नों की ये मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो आप इस मास्टर पीडीएफ को ले लीजिए। इस मास्टर पीडीएफ में आपको मिलेंगे जीके और साइंस के प्रश्न।
तो जो भी बच्चा इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहता है तो ले सकता है। प्राइस बहुत ही मैंने कम रखा है, सिर्फ 50 रुपीज़। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको हमें इस व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और जल्दी से हमें मैसेज करें, क्योंकि ऑफर जो है वो कुछ ही समय के लिए है। 21वां प्रश्न हमारा रहेगा कि कौन सा महासागर वर्ल्ड्स वार्मेस्ट ओशन, दुनिया का सबसे गर्म महासागर कहलाता है? अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? भारतीय महासागर। भारतीय महासागर ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 22वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? बुलर झील, ओल्डी झील, कोलार झील या रेणुकाजी झील? भारत की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है बुलर झील। तो वुलर झील ऑप्शन नंबर ए जो है वुलर झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस राज्य में माउंट आबू स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? किस राज्य में माउंट आबू स्थित है? तो राजस्थान में माउंट आबू स्थित है। तो गाइस राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 24वां प्रश्न देखेगा। 24वां प्रश्न क्या है? नदी तंत्र में डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? जब नदी का प्रवाह तेज होता है, बी है जब नदी समुद्र में मिलती है और मलबा जमा होता है, सी है जब नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, डी है जब नदी पर्वतों से निकलती है। नदी तंत्र में डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? जब नदी समुद्र में मिलती है और मलबा जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 25वां प्रश्न हमारा रहेगा, कौन सा राज्य कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? जम्मू और कश्मीर, ये कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है, तो जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 26वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो 26वां प्रश्न हमारा रहेगा, मानसून का मौसम भारत में कब शुरू होता है? मई जून, जून जुलाई, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर? कैसे मानसून का मौसम जून और जुलाई में शुरू होता है, तो जून जुलाई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 27वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो 27वां प्रश्न देखेगा, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? नायाग्रा जलप्रपात, इगुआजू जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात या एंजल जलप्रपात? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात हो रही है यहाँ पे, तो विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, कौन सा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट किलिमंजारो, माउंट मकालू? कौन सा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? आंसर आपका जाएगा माउंट एवरेस्ट के साथ में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, वह कौन सा देश है जहां सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? जापान, इंडोनेशिया, इटली या चिली? वो देश कौन सा है जहां सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत में सोनार नामक नदी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? भारत में सोनार नामक नदी जो है ना गाइस ये बिहार में स्थित है, तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 31वां प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत ने कौन सा रॉकेट भारतीय उपग्रह को भेजने के लिए सबसे पहले उपयोग किया था? SLV-3, PSLV, GSLV, ASLV? कौन सा उपयोग किया था रॉकेट उपग्रह? SLV-3 ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 32वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 32वां प्रश्न देखेगा, चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम लैंडर का संपर्क किस कारण से टूट गया था? तकनीकी खराबी, बर्फबारी, सौर तूफान,
इंफ्रारेड विंडो का विफल होना। तो चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम लैंडर का संपर्क तकनीकी खराबी के कारण टूट गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2024, 2026, 2025, 2023। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है ना, वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, चंद्रयान प्रथम के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर एम गोविंदन, डॉक्टर एस श्रीधरन। चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को क्या कहा था? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को कहा था सारे जहां से अच्छा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सुगा 36वां प्रश्न देखेगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1971, 1974, 1985, 1998। भारत का पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था। तो वर्ष 1974, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुगा अगला प्रश्न देखेगा, भारत का परमाणु परीक्षण इस्माइली बुद्धा कहाँ हुआ था? पोखरण, चंडीगढ़, राजस्थान या दिल्ली? भारत का परमाणु परीक्षण इस्माइली बुद्धा ये पोखरण में हुआ था। तो पोखरण, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 38वां प्रश्न देखेगा, भारत ने पोखरण सेकंड 1998 में कितने परमाणु परीक्षण किए थे? 3, 4, 5 या 6? भारत ने पोखरण द्वितीय 1998 में कुल 5 परमाणु परीक्षण किए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखेगा, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने परमाणु ऊर्जा की दिशा में बड़ी प्रगति की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजगोपालाचारी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपी रामास्वामी। आंसर की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, जैव प्रौद्योगिकी का कौन सा प्रमुख उपयोग कृषि में किया जाता है? पैथोलॉजन की पहचान, जीवाणु उत्पत्ति, जीएम फसलों का विकास, चिकित्सा उपचार। जैव प्रौद्योगिकी का कौन सा प्रमुख उपयोग कृषि में किया जाता है? जीएम फसलों का विकास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 42वां प्रश्न देखेगा, एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्लोनिंग, पीसीआर, हाइविड्रोमा तकनीक या रेणु अभियांत्रिकी? एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए हाइविड्रोमा तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पेस्टिसाइड से सुरक्षा के लिए किस तकनीक का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है? रिसाइकलिंग, बायोमेडिएशन, बायो इंजीनियरिंग, बायोमास। पेस्टिसाइड से सुरक्षा के लिए बायो इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा,
मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, कोशिकाएं, फंगस। मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए बैक्टीरिया जीवाणु उपयोग किया जाता है। तो बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि कौन सा जैव प्रौद्योगिकी तकनीक उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? जीन थेरेपी, जैविक खेती, औद्योगिक किण्वन, क्लोनिंग। कौन सा जैव प्रौद्योगिकी तकनीक उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? जीन थेरेपी, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 46वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सुगा 46वां प्रश्न देखेगा, डीजल जैसे जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बायोमास, जीन इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, बायोरेमेडिएशन। डीजल जैसे जैव ईंधन के उत्पादन के लिए बायोमास तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 47वां प्रश्न देखेगा, औद्योगिक स्तर पर एंजाइमों का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन, बायोडिग्रेडेशन उत्पत्ति, बायो इंजीनियरिंग। औद्योगिक स्तर पर एंजाइमों का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। किण्वन, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 48वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 48वां प्रश्न क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का सबसे प्रमुख उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में क्या है? डिटर्जेंट निर्माण, जीएम फसलों का विकास, चिकित्सा उपचार के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, खाद्य सुरक्षा। जैव प्रौद्योगिकी का सबसे प्रमुख उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में क्या? चिकित्सा उपचार के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? आनुवांशिकी विकृति, अनाज की पैदावार, बिना निषेचन के अंडे से जीवन उत्पन्न होना, आनुवांशिकी में उत्परिवर्तन। बिना निषेचन के अंडे से जीवन उत्पन्न होना, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा कि जीन क्लोनिंग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? नई प्रजातियों का निर्माण, चिकित्सा में अनुसंधान, उत्परिवर्तन में सुधार, पशु प्रजनन। जीन क्लोनिंग का उपयोग चिकित्सा में अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, साबुन और डिटर्जेंट में से कौन पानी में अधिक आसानी से घुलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साबुन, डिटर्जेंट दोनों समान रूप से या कोई नहीं? साबुन और डिटर्जेंट में कौन पानी में अधिक आसानी से घुलता है? डिटर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर वी जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, साबुन और डिटर्जेंट की संरचना में क्या अंतर है? तो साबुन और डिटर्जेंट की संरचना में क्या अंतर है? साबुन में कार्बोक्सिलिक एसिड समूह और डिटर्जेंट में सल्फोनेट समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि साबुन की सफाई करने की क्षमता किस कारण से होती है? साबुन की सफाई करने की क्षमता इसके अणु में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और कार्बोक्सिलेट आयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सो गाइस साबुन का निर्माण एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया से होता है। किस प्रक्रिया से होता है? एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस रसायन का प्रयोग साबुन बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि डिटर्जेंट के द्वारा पानी में घुलने की क्षमता कैसे बढ़ती है। डिटर्जेंट के द्वारा पानी में घुलने की क्षमता कैसे बढ़ती है। डिटर्जेंट के अणु पानी और वसा के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। रासायनिक संश्लेषण के द्वारा डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। तो रासायनिक संश्लेषण ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा यदि पानी में खनिज आयन अधिक होते हैं तो साबुन की सफाई क्षमता क्यों कम हो जाती है। यदि पानी में खनिज आयन अधिक होते हैं तो साबुन की सफाई क्षमता क्यों कम हो जाती है। खनिज आयन साबुन के अणु से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक हिस्सा किससे बना होता है। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, कार्बोक्सिलेट आयन, सल्फोनेट समूह, अल्कोहल समूह। डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक हिस्सा जो है ना ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बना होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा साबुन के द्वारा किए गए जल और वसा के मिश्रण को क्या कहते हैं। इमल्सन मिश्रण या एस्ट्रिफिकेशन या हाइड्रोलाइसिस। साबुन के द्वारा किए गए जल और वसा के मिश्रण को हम कहते हैं इमल्शन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इमल्सन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पर्यावरण में रासायनिक प्रदूषकों के स्रोत क्या होते हैं। कृषि, उद्योग, यातायात, केवल कृषि, केवल उद्योग, केवल यातायात। तो पर्यावरण में रासायनिक प्रदूषकों के स्रोत क्या होते हैं। कृषि, उद्योग, यातायात। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं, औद्योगिक अपशिष्ट, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है। औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। जल में घुली ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट फोटोसिंथेसिस या जलवाष्प, औद्योगिक प्रदूषण। जल में घुली ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होता है प्लांट फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि नीले पानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किसका उपयोग करके किया जाता है। पीएच स्तर, COD, पानी की गंध या तापमान। नीले पानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किसका उपयोग करके किया जाता है। COD। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। किस रसायन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। किस रसायन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, क्या होता है जब एसिड रेन का पर्यावरण पर प्रभाव होता है? भूमि का उर्वरक बढ़ता है, बी है वनस्पति की वृद्धि में वृद्धि होती है, सी है जल स्रोतों में अम्लता बढ़ जाती है, डी है समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, जल स्रोतों में अम्लता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 68 क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन से जलने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? जीवाश्म ईंधन से जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, जैविक उर्वरक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक का उपयोग, कृषि रसायन, जीवाणु और वायरस, पानी का अत्यधिक उपयोग। जैविक उर्वरक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कृषि रसायन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले वायु प्रदूषण का नाम क्या है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले वायु प्रदूषण का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न देखिएगा। 71वां प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु भार, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऊर्जा स्तर। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न रहेगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? सो गाइस आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, आवर्त सारणी में 18वां समूह कौन सा है? अल्कली धातु, हैलोजन, दुर्लभ गैसें, अधातु। आवर्त सारणी में 18वां समूह कौन सा है? दुर्लभ गैसें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस आवर्त में 8 तत्व होते हैं? पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त या चौथा आवर्त? किस आवर्त में 8 तत्व होते हैं? तो तीसरा आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का परमाणु संख्या 6 है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन तत्व का परमाणु संख्या 6 है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 76वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 76वां प्रश्न देखेगा, आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्तता किस गुण के कारण होती है? परमाणु संख्या, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, परमाणु भार। आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्तता किस गुण के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस समूह के तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं? अल्कली धातु, हैलोजन, दुर्लभ गैसें या ट्रांजिशन धातु? किस समूह के तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं? अल्कली धातु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, ऑग्नेशॉन या थोरियम? आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑग्नेशॉन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, आवर्त सारणी में आवर्तता का क्या मतलब है? तत्वों की गुणात्मक समानता, तत्वों की गुणात्मक भिन्नता, प्रत्येक तत्व का परमाणु भार, प्रत्येक तत्व का रासायनिक व्यवहार। आवर्त सारणी में आवर्तता का क्या मतलब है? तत्वों की गुणात्मक समानता।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस समूह के तत्व स्थिर होते हैं और इनका रासायनिक व्यवहार बहुत कम होता है? समूह 1, समूह 7, समूह 18, समूह 2। समूह 18 दुर्लभ गैसें हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ईमानदारी के साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।